हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 8 के बारे में, जिसका नाम है जनगणना का परिप्रेक्ष्य। परिप्रेक्ष्य परिप्रेक्ष्य परिप्रेक्ष्य। कितने परिप्रेक्ष्य पढ़ लिए अभी तक हमने? काफ़ी सारे हो गए हैं अभी तक। मतलब उपनिवेशवाद, और उसके बाद फिर ब्राह्मण, और इससे पहले का चैप्टर था उसमें भी हमने यही सब कुछ पढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पे हम जनगणना के बारे में पढ़ेंगे कि जनगणना से जाति पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, यानी जब हम जनगणना करते जाति के आधार पे, जिसमें कि हमें पता चलता है कि जाति, किसी क्षेत्र में कौन सी जाति सबसे ज़्यादा प्रबल है। प्रबल मतलब पावरफुल है, यानी कि जनसंख्या के हिसाब से या आर्थिक रूप से। तो उसको ही हम जो है जनगणना कहते हैं, जाति का जनगणना। इसी के बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि इससे फ़र्क क्या पड़ता है अगर हम जनगणना करते हैं। क्योंकि देखो, इंडिया में ना अब ये वाली जनगणना होती ही नहीं है। अंग्रेजों के टाइम पे होती थी, उन्होंने की थी लास्ट टाइम, लगभग 1930 और 40 के आसपास में लास्ट टाइम उन्होंने जनगणना की थी जाति के आधार पे कितनी जातियां हैं। उसके बाद इंडिया में तो नहीं हुई है, क्योंकि इंडिया के लोगों का ऐसा मानना है कि अगर ऐसा किया जाए, जाति का आधार पे हम जनगणना करते हैं, तो उससे लोगों में असमानता फैलती है। ठीक है, मतलब भेदभाव पैदा होता है, कहने का मतलब ये है। क्योंकि उनको लगता है कि हम पावरफुल है, तो वो जो है दूसरी जाति पे अपनी जो पावर है उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। इसी को हम जातिगत जनगणना कहते हैं, जनगणना कहते हैं। यहाँ पे हम जाति के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए मैं जातिगत जनगणना का नाम बार बार ले रहा हूँ। हाइलाइट्स पढ़ेंगे यहाँ पे भी हम, ठीक है, जो रेड में है उन पे ध्यान देना है आपको। 10 वर्षीय जनगणना भारत के समाज और अर्थव्यवस्था के कुछ पक्षों पर सूचना का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। 10 यानी कि 10 साल में जनगणना होती है इंडिया में, ठीक है, लेकिन वो आर्थिक रूप से की जाती है, यानी कि जो आर्थिक चीज़ें हैं उसको देखने के लिए कि लोगों की जो हालत है वो कैसे है, कितने गरीब है, कितने मध्यवर्गीय परिवार में आते हैं और कितने अमीर है, उसको देखने के लिए जनगणना होती है, ना कि जाति के आधार पे। ठीक है, तो आप याद रखना, जनगणना में लोगों की जो संख्या होती है वो काउंट होती है, उनकी जो आयु होती है वो काउंट होती है, उनका लिंग, व्यवसाय, क्या काम करते हैं, उनकी एजुकेशन क्या है, और काफ़ी सारी जो बातें हैं इसके अंदर हम लेके आते हैं, जनगणना के अंदर काउंट होती है। उपनिवेश पूर्व राज्यों में भी जनगणना होती थी, ठीक है, और लेकिन जो उनका मेन मकसद हुआ करता था वो था कर वसूली करने के लिए जनगणना करते थे वो लोग, और सेना में भर्ती के लिए, ठीक है, अवैध भर्ती या बहुत ज़्यादा भर्ती करने के लिए वो जनगणना करते थे। यानी कि अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने जनगणना की थी, कि भाई उनको पता चल जाए कि कितने लोग हैं, कितने यंग हैं, ताकि उनको हम सेना में भर्ती कर पाएँ, और कितने लोग क्या काम करते हैं, तो उनसे जो है कर वसूली की जा सके। इसीलिए जो है जनगणना की जाती थी। उनका जो मकसद था वो जन कल्याण नहीं था, वो उनका मकसद था सिर्फ लाभ उठाना, ठीक है, कैसे भी करके। हालांकि जनगणना का वर्तमान स्वरूप अपने स्तर, एक त्वरित सूचना, विभिन्न प्रशासनिक उपयोगों के संदर्भ में आधुनिक प्रशासनिक राज्य के कारण है। ये वेस्ट लाइन है, पता नहीं क्यों मैंने हाईलाइट कर दी। देखो, जो चीज़ें समझने वाली है ना, हमें वो समझनी होती है। जो नहीं समझ में आ रहा है उसको लीव करो सब कुछ, जो समझ में नहीं आ रहा है तो। अगर जो चीज़ें आसान है, आपको लग रहा है कि ये तो मुझे पता है, ठीक है, या आपने पहले पढ़ रखा है, तो पहले वो चीज़ें कवर करनी होती है, उसके बाद आप जो है थोड़ी मुश्किल चीज़ों पे आ सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो। अदरवाइज़ ये चैप्टर इतना भी मुश्किल नहीं है, और इतना भी जो है इंपॉर्टेंट नहीं है जिससे के लिए हम बहुत ज़्यादा अपने मत्था मारे। ठीक है, इसके अंदर बाबा पढ़े इसको। जनगणना क्या होती है हमें पता है कि भाई जब हम काउंटिंग करते हैं लोगों की, ठीक है, अब वो जनगणना के टॉपिक्स बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, आर्थिक रूप से हम उनके काउंट कर सकते हैं कि या वर्ग का पता करना है कि कितने वर्ग हैं इंडिया में, अमीर गरीब के अंदर जो फासला है वो उसको काउंट करने के लिए जातिगत आधार पे हो सकते हैं। ठीक है, और युवा को पहचानने के लिए कि भाई कितने युवा हैं, कौन से क्षेत्र में कितने ज़्यादा हैं, तो उसी के आधार पे उनके लिए जो फैसिलिटीज़ देना गवर्नमेंट का। देखो, जनगणना का मकसद यही होता है कि चेक करना कि कितने लोग कहाँ पर है, उसके हिसाब से जब जनगणना होती है तो उससे फ़ायदा ये होता है सरकार को कि उसको पता रहता है कि इस एरिया में या इस राज्य में इतने जो लोग हैं इनकी संख्या ज़्यादा है, तो पहले इनके लिए काम करना है। जैसे कि बुज़ुर्ग को देखते हैं, अगर किसी राज्य में बुज़ुर्ग ज़्यादा हैं तो हॉस्पिटल्स वगैरह आपको ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं, है ना। लेकिन हमारे यहाँ की सरकार नहीं करती है वो काम, वो चीज़ अलग है। जनगणना का सही काम जो है वो उसका यूज़ नहीं कर पाती है।
जानबूझ कर नहीं करते, उनको काम ही नहीं करना, ठीक है। और अगर किसी क्षेत्र में युवा ज़्यादा है तो वहाँ पे आपको क्या करना है राज्य के हिसाब से, जैसे कि बिहार है तो बिहार से लोग दिल्ली में क्यों आते हैं, क्योंकि दिल्ली में आपको लगता है कि एजुकेशन सेंटर अच्छे हैं, यहाँ पे नौकरियाँ मिल जाती है। अगर वही चीज़ें उनको वहाँ पे मिल जाए बिहार में ही, तो वो यहाँ पे क्यों आएंगे भला, है ना। अच्छे एजुकेशन सेंटर्स मिल जाए उनको, कॉलेज मिल जाए, स्कूल्स मिल जाए, टॉप क्वालिटी के टीचर्स मिल जाए, और रोज़गार में भी मिल जाए उनको, तो वो दिल्ली क्यों आएंगी। ठीक है, तो इसको ठीक करने के लिए जनगणना की जाती है। तो आप उद्देश्य भी समझ गए कि जनगणना का जो मकसद है वो होता क्या है एक्चुअली में, और जनगणना का मतलब क्या होता है, राइट। और कह रहा है कि 1931 की जनगणना अंतिम जनगणना थी जिसमें जाति के आधार पर जनसंख्या के विभाजन की सारणीय उपलब्ध थी। बेसिकली 1930 या 31 में लास्ट जनगणना हुई थी इंडिया में, जो कि जाति के आधार पे थी। उसके बाद इंडिया में जातिगत जनगणना नहीं हुई है। अभी जो आप आंकड़े निकालते हो ना इंटरनेट से जाति के बारे में, अगर आपको पता करना होता है कि कितनी कास्ट के कहाँ पर है, तो वो एक अनुमान है, वो कोई परफेक्ट राशि नहीं है जो आप सर्च करते हो। करते होंगे आप कभी ना कभी, आपने की होगी कि भाई कितनी जो है जाति के लोग कितने हैं, तो वो एक आपको एक्सपेक्ट रेशियो बताता है, ठीक है, अप्रॉक्स बताता है वो कि इतने हो सकते हैं, उसको भी अंदाज़ा नहीं है। एक्चुअली में तो पता तब चलेगा जब आप उसको एक्चुअली में जाके फील्ड पे जाके जब काम करोगे, वहाँ पे लोगों के घर पे जाके उनसे पता करोगे कि आप की कास्ट क्या है, आपका नाम क्या है, नाम पता करेंगे, कास्ट पता करेंगे, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, लिंग, ठीक है, जेंडर पता करेंगे, शादी है, अनमैरिड है या मैरिड है, बहुत सारी चीज़ें होती है। मैं आपको बताऊंगा आगे क्या क्या उसमें जो है लिखा होता है, या जो बुक होती है जिस पे वो लिखते हैं अपनी नोटबुक पे, वो क्या क्या रजिस्टर करते हैं उसमें आपके बारे में। उसके अलावा आगे चलते हैं सीधा, वहाँ पे कुछ भी नहीं था, ठीक है। 2001 2001 की जनगणना की तैयारी के दौरान इस बात पर नए सिरे से बहस आरंभ हुई कि जनगणना में क्या व्यक्ति की जाति को दर्ज किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे सवाल आया 2001 में जब जनगणना की गई इंडिया में, ये मतलब मन बना के रखे थे कि यार अब हमें जो है जातिगत जनगणना भी करनी चाहिए ताकि हमें पता चल सके, तो उसके हिसाब से लोगों को जो है काम दे सके, रोजगार मिले, रिजर्वेशन दे सके, जितनी जिसकी जनसंख्या है उसके आधार पे, है ना। जैसे कि एससी है, एसटी है, ओबीसी है, इनकी जनसंख्या के आधार पे इनको हम काम दे सके या रिजर्वेशन दे सके सरकारी जॉब में, नौकरियों में, अलग अलग पदों पे। तो उसके लिए जनगणना करने की ज़रूरत थी, लेकिन लोगों ने उसको मना कर दिया कि ऐसी जनगणना हम नहीं कर सकते, इससे जातिगत भेदभाव फैलेगा। उसका पॉजिटिव ना देखते हुए सिर्फ उसका नेगेटिव देखा गया, जिसकी वजह से उसको नकार दिया गया बाद में, ठीक है। 2001 की जनगणना की करने की कोशिश की जा रही थी कि भाई जातिगत आधार पे की जा सके, ताकि उसमें हम पता कर सके कि भाई कितनी जाति के कितने लोग हैं, है ना, उनको लाभ देने के लिए ये बेसिकली काम था। एक मत ये था कि जाति को सम्मिलित करना चाहिए और आवश्यक था कि प्रत्येक जाति की आर्थिक सामाजिक परिस्थिति का अनुमान लगा सके। जबकि दूसरा मत था कि जातियों की पहचान करना कठिन होगा और इस प्रकार की अभिव्यक्ति अनावश्यक रूप से जातिवाद को बढ़ावा देगी। जातिवाद, तो मैंने आपको बता दिया कि जातिवाद बढ़ता है अगर आप जातिगत जनगणना करते हो, तो इससे जातिगत जातिगत जो भेदभाव है ना, वो बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी क्षेत्र को या किसी व्यक्ति को, किसी समुदाय को ये लगेगा कि मेरी जाति के लोग ज़्यादा हैं, तो वो वहाँ पे प्रबल हो जाएगा, पावरफुल हो जाएगा। उसको लगेगा कि अब मेरी चलेगी यहाँ पे, है ना, सरकार आएगी तो मेरी बनेगी, मैं जो चाहूँगा। ये होता है जाति के आधार पे अगर आप करते हैं तो ये भी होता है, ये नेगेटिव पॉइंट है इंडिया में। क्योंकि फिर जो नेता चुना जाएगा ना वो उसी की जाति से होगा, और लोग उसी को वोट देंगे जानबूझ के अपनी जाति को जिताने के लिए, ये चलेगा। अगर वो व्यक्ति अच्छा नहीं है तब भी वो जीत जाएगा वहाँ पे, तो ये चलेगा, है ना। तो ये थोड़ा थोड़ा बहुत बुरा भी है इसमें, ये बुराई है इसके अंदर एक, और काफ़ी अच्छाइयाँ भी है। अगर हम जाति का जनगणना करते हैं ना, तो उस क्षेत्र के जो गरीब लोग हैं उनके बारे में पता चलता है कि भाई इस कास्ट के लोग ज़्यादा गरीब है, तो उनके लिए ज़्यादा काम हमें करना चाहिए, एक्स्ट्रा रिजर्वेशन देना चाहिए सरकारी नौकरियों में और अलग अलग पदों पे, तो वो करना ज़रूरी है। ठीक है, नेगेटिव तो पॉइंट होते हैं लेकिन पॉजिटिव भी पॉइंट होते हैं किसी बात के। जनगणना में जाति, ये हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसा माना जाता है कि जाति शब्द नस्लों, प्रजातियों, जनजातियों आदि का विवरण देने वाले पुर्तगाली शब्द कास्ट कास्टास से उत्पन्न हुआ है।
कास्टास, कास्टास, इसका आशय चार वर्णन वाले श्रेणियों और जातियों अथवा ऐसी विशिष्ट स्थानीय इकाइयों से है जिससे लोग खुद को संबंध करके देखते हैं। तो बेसिकली वही है, यानी कि जो जाति है या जो जनगणना है, इसी के बारे में बता रहा है कि ये कास्टा से जो है जन्म इसका हुआ है, कास्ट का, जिसका मतलब होता है कि वर्ण, ठीक है, अपनी, जिससे आप अपने आप को जोड़ते हो कि भाई मैं इस वर्ण में आता हूँ, है ना। अगर आप वैश्य, अगर आप मतलब आपका काम इस तरीके का है, आपके काम के आधार पे आप अपने आप को देखते हैं, अपनी जो फैमिली है, आपके फादर किस कास्ट में पैदा हुए हैं, उसके आधार पे आप अपने आप को वहाँ पे लेके आते हो। अगर आप राजपूत हो तो आप सोचते हो कि यार मैं तो राजपूत हूँ, यानी कि क्षेत्रियों में आता हूँ। तो ये है, इसको हम जाति कहते हैं, ठीक है। जातिगत जनगणना वही होती है, इससे ये भावना पैदा होती है कि यार मेरी जाति के लोग कम हैं या ज़्यादा है। इससे जनगणना के लिए सूचना का एकत्रीकरण, तो ये कैसे करते हैं, मैं आपको बता रहा था पीछे कि हम जो सूचना इकट्ठी करते हैं, जो हम आंकड़े, यानी कि जो डाटा होता है, जब हम वो लोगों से पूछताछ करते हैं, उनका नाम पूछते हैं, सबसे पहले यही होता है। आप उसका नाम पूछोगे किसी भी व्यक्ति का, कि भाई किसी भी घर पे आप जाते हो तो पहले एक व्यक्ति के बारे में बात करते हो, उससे बात करते हो कि आपका नाम क्या है, उसको उसका नाम लिखते हो आप, ठीक है। उसका धर्म लिखते हो कि भाई आपकी कास्ट क्या है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो वो लिखते हैं। और संप्रदाय लिखते हैं, किस ग्रुप से वो संबंधित है, उसकी जाति लिखते हैं, ठीक है। धर्म तो ये हो गया, रिलीजन क्या है उसका, हिंदू धर्म में या किस में आता है। जाति में बेसिकली वही, यानी कि आप किस कास्ट के अंदर आते हो, है ना। कास्ट सिस्टम आपको पता है क्या होता है, उसमें आते हो आप, किस में आते हो वो आप बताना पड़ेगा आपको। उसके अलावा आपकी कोई उपजाति जो है वो बतानी पड़ेगी आपको, आपका जो जेंडर है वो बताना पड़ेगा, आपकी एज, विवाह के बारे में, आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, ठीक है। भाषा बतानी पड़ेगी कि आप कौन सी लैंग्वेज बोल पाते हो, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, या अपनी लैंग्वेज जो होती है आपकी वो आप बोल पाते हो। जन्म स्थान कहाँ है आपका, ठीक है, होम टाउन। आजीविका का जो माध्यम है, यानी कि आप क्या काम करते हो जिससे आपकी लाइफ चलती है, ठीक है, पैसा कहाँ से कमाते हो। एजुकेशन सेंटर, यानी कि सेंटर कह रहा हूँ, एजुकेशन जो आपकी है वो कितनी है। ज्ञात भाषाएं कितनी आती है आपको, बेसिकली जो लैंग्वेजेस है वो कितनी आप जान पाते हो, कितनी बोल पाते हो। आपके अंदर कुछ कमियां हैं तो वो आप बतानी पड़ेगी आपको। तो ये बेसिकली आपका एक डाटा तैयार किया जाता है कि भाई व्यक्ति जो है जिससे हमने बात की उसके अंदर ये चीज़ें थी, उसका नाम ये था, उसका धर्म, उसकी जो संप्रदाय है वो इस संप्रदाय से संबंधित है, उसकी जो जाति है वो ये है, उसकी जो लिंग है, जेंडर, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या थर्ड जेंडर है, जो भी है, उसकी एज, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। और पहचान की राजनीति, बेसिकली देखो जनगणना में यही तो बताया था मैंने आपको कि पहचान की राजनीति हो जाती है। अब किसी क्षेत्र से कोई एक पता चल रहा है एमएलए खड़ा हो रहा है, ठीक है, किसी एक राज्य से, और उस राज्य में जिस राज्य का ये एमएलए है, इसकी कास्ट के बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि जनगणना तो पहले ही हो चुकी होगी, ठीक है, और लोगों को पता चल गया कि ये हमारी कास्ट का ही व्यक्ति है, ठीक है, और हमारी कास्ट जो है ज़्यादा प्रबल है उस क्षेत्र में, तो ये उसको पता है कि मैं जीत ही जाऊँगा, मेरे जो लोग हैं उन मेरे को वोट देंगे डेफिनेटली, और मैं जीत जाऊँगा। तो इसीलिए जो है जातिगत जो जनगणना है उसमें ये दिक्कतें आती हैं, यानी कि आप अपनी जाति के व्यक्ति को ही वोट देते हो, बेशक वो आपको पता है उसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, वो ठीक नहीं है व्यक्ति, फिर भी हम उसको वोट देते हैं ना चाहते हुए भी, क्योंकि वो हमारी जात का है। उसी के अगेंस्ट में एक और व्यक्ति खड़ा होगा जो कि काम के नाम पे वोट मांग रहा होगा, बोल रहा होगा कि यार मैं काम करूंगा आपके लिए, मैं आपके लिए एजुकेशन के सेंटर अच्छा बनाऊंगा, और काफ़ी सारे काम करने की बात कर रहा है कि रोड जो अच्छे नहीं है वो करूंगा, पानी की व्यवस्था कर दूंगा मैं आपके लिए, पानी दिक्कत है इंडिया में या किसी क्षेत्र में पर्टिकुलर, और बहुत सारी बातें। तो लेकिन हम उसको वोट ना देके उसको अपनी जाति वाले को वोट देते, क्योंकि वो हमारा अपना है ना, हमारी जाति का है, तो ये सोच रहती है। फिर वो बंदा जिसको हमने वोट दिया है अपनी जाति का समझ के, वो फिर हमें देखता भी नहीं है ना। ये होता है कि नहीं होता, आप मुझे बताना ज़रा कमेंट करके। जो हम ये जाति के नाम पे वोट देते हैं, इससे यही नुकसान ज़्यादा है, ठीक है, लाभ कम है। आपका कोई फ़ायदा नहीं होता अगर आप किसी अपनी जाति के व्यक्ति को वोट देते हो, आपको वो जानता भी नहीं है ना आप उसे जानते हो, ठीक है, क्यों, मतलब वो आपका काम करेगा, ठीक है, शुरू शुरू में कर सकता है ना,
बाद में नहीं करेगा। और ये जो समाजशास्त्र जो होता है, जाति के समाजशास्त्रीय बोध पर जनगणना का जो प्रभाव होता है वो यही होता है। देखो, जनगणना जब हो जाती है तो कोई भी समाजशास्त्री, ठीक है, उस देश में या उस राज्य में, किसी पर्टिकुलर राज्य की बात की जाए या पर्टिकुलर कंट्री की बात की जाए, तो जिसकी संख्या ज़्यादा होगी ना, या तो उसके बारे में बात की जाएगी, या फिर जिसकी संख्या बहुत कम है, कम मात्रा में है, या गरीब है, या पिछड़ा हुआ वर्ग है, या शोषित वर्ग है, उसकी बात की जाएगी। तो ये एक जो है हॉट टॉपिक बन जाते हैं जनगणना के बाद। जब कोई समाजशास्त्री, या जैसे कि आपकी थिंकिंग जो है ना जो बनेगी वो यही बनेगी कि यार ये इस क्षेत्र में ये लोग ज़्यादा कम है और इनके साथ शोषण होता है ना, और पिछड़े हुए भी हैं ये लोग साथ साथ में, क्योंकि पिछड़े हुए हैं इसलिए इनके साथ शोषण ज़्यादा होता है। अगर शायद इनके पास अच्छा पैसा होता तो शायद ये सही होते, और ये थोड़ा रॉन्ग होता है। इंडिया में थोड़ा उल्टा है। इंडिया में जिनकी संख्या कम है ना वो ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। अब पता नहीं है ये क्यों है, नेचुरली चीज़ें इतनी ज़्यादा कुछ अनबैलेंस क्यों है इंडिया में। जिनकी संख्या कम है वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं, जिनकी संख्या ज़्यादा है वो कम पावरफुल होते हैं। अब पता नहीं ऐसा क्यों होता है इंडिया में, मुझे समझ में नहीं आता, ठीक है। तो ये जातिगत जनगणना का ये प्रभाव पड़ता है कि जो भी समाजशास्त्री होगा, जो भी थिंकर होगा, वो उस क्षेत्र में जिसमें जनगणना हो चुकी है, ठीक है, वहाँ पे उस पर्टिकुलर किसी समाज के बारे में अध्ययन करने चला जाएगा, कि उसके बारे में थिंक करेगा कि भाई ये समाज है, इसके अंदर ये खासियत है, ये अच्छाइयाँ हैं, ये बुराइयाँ हैं, वगैरह वगैरह। और जो सबसे कम है, अल्पसंख्यक जो समुदाय होता है, या फिर उसके बारे में बात करेगा। जो बीच का समुदाय है ना उसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये एक नुकसान वाली बात भी है यहाँ पे। या फिर कुछ पर्टिकुलर कुछ कुछ खास चीज़ें हो रही हैं उस क्षेत्र में, तो उसके बारे में ध्यान जाएगा उसका कि भाई ये एक खास यहाँ पे जो है समुदाय है, इसके साथ ज़्यादा भेदभाव हो रहा है। उसके अलावा ये एक चैप्टर हो जाता है ख़त्म। आशा करता हूँ आपको वीडियो ठीक ठाक लगी होगी, थोड़ा बहुत भी कुछ सीखने को मिला है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।